हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग ईएसआईसी और आरआरबी एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे। आज की सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट रूमेटिक फीवर द जोन्स क्राइटेरिया कैन बी हेल्पफुल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आर कंसिडर्ड ए मेजर क्राइटेरिया। जोन्स क्राइटेरिया जो होता है वो हेल्पफुल रहता है इन द डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट रूमेटिक फीवर। इन जोन्स क्राइटेरिया मेजर क्राइटेरिया कौन सा नहीं है, नीचे दिए गए ऑप्शंस में से यह हमें पूछा गया है। ऑप्शन ए कोरिया, ऑप्शन बी एरिथमा मार्जिनेटम, ऑप्शन सी पॉलीआर्थराइटिस, ऑप्शन डी एलिवेटेड ईएसआर। करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी एलिवेटेड ईएसआर। रूमेटिक फीवर के लिए जोन्स क्राइटेरिया डायग्नोसिस के लिए यूज में लिया जाता है। इसके अकॉर्डिंग जो होता है वो मेजर क्राइटेरिया और माइनर क्राइटेरिया अलग अलग होते हैं। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे मेजर क्राइटेरिया। इसे याद करने के लिए न्यूमोनिक से केसेस, आप यहाँ पर इसका फुल फॉर्म देख सकते हैं। सबसे फर्स्ट यहाँ आता है कार्डाइटिस, अर्थराइटिस, सबक्यूटेनियस नोड्यूल, एरिथमा मार्जिनेटम, सिडेनहम्स, कोरिया। फिर आता है हमारा माइनर क्राइटेरिया। इसे याद करने के लिए न्यूमोनिक से फ्रेप, इसका फुल फॉर्म आप यहाँ देख सकते हैं। फीवर, रेस्ट, ईएसआर, ईएसआर मींस इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट और सीआरपी। नेक्स्ट है अर्थराल्जिया, प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल और प्रीवियस रूमेटिक फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड्स इज हर्ड बाय नर्स ऑन ऑस्कल्टेशन ओवर द एब्डोमिनल रीजन ऑफ एन एब्डोमिनल आयोटिक एन्यूरिज्म क्लाइंट। एक एब्डोमिनल आयोटिक एन्यूरिज्म वाला क्लाइंट है, इसके एब्डोमिनल रीजन पर ऑस्कल्टेट करेंगे तो कौन सा साउंड यहाँ पर नर्स को सुनाई देगा। ऑप्शन ए ब्रूट साउंड, ऑप्शन बी क्रैकल्स, ऑप्शन सी डलनेस, ऑप्शन डी फ्रिक्शन रब। करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए ब्रूट। ब्रूट साउंड जो होता है वो एक वेस्कुलर साउंड है जो कि सजेस्ट कर रहा है पार्शियल आर्टेरियल ऑक्लूजन को। यह हमें एब्डोमिनल आयोटिक एन्यूरिज्म में सुनाई देता है। क्रैकल साउंड जो होता है वो हमें यह इंडिकेट करता है कि लंग्स के अंदर फ्लूइड है, तो ऐसी कंडीशन में क्रैकल साउंड सुनाई देता है। डलनेस साउंड जो होता है वो हमें सॉफ्ट ऑर्गन्स जैसे कि लीवर में सुनाई देता है। फ्रिक्शन रब की बात करते हैं तो यह इंडिकेट करता है कि इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिटोनियल सरफेस वाली कंडीशन में फ्रिक्शन साउंड सुनाई देगा। एब्डोमिनल आयोटिक एन्यूरिज्म में ब्रूट साउंड सुनाई देता है जो कि टर्बुलेंट स्विशिंग साउंड होता है। यह साउंड इसलिए प्रोड्यूस होता है क्योंकि जो ब्लड फ्लो है वो एनलार्ज पोर्शन ऑफ आयोटा से गुजरता है, तो टर्बुलेंट स्विशिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन एक्सपेक्टेड बाय नर्स फॉर एडमिनिस्ट्रिंग मॉर्फिन टू क्लाइंट विद एन एमआई। एक मायोकार्डियल इंफेक्शन वाला क्लाइंट है जिसे कि मॉर्फिन एडमिनिस्टर करते हैं, तो यहाँ पर मॉर्फिन देने का प्राइमरी रीजन क्या होता है। Option E to sedate the client, Option B to decrease the client's pain, Option C to decrease the client's anxiety, Option D to decrease oxygen demand on the client's heart. करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी टू डिक्रीज ऑक्सीजन डिमांड्स ऑन द क्लाइंट्स हार्ट। हमारे पास यहाँ पर मायोकार्डियल इंफेक्शन का कंडीशन दिया गया है, इसके अंदर हमें हार्ट का जो ऑक्सीजन डिमांड है उसको डिक्रीज करना होता है, जिसके लिए मॉर्फिन एडमिनिस्टर करते हैं और यही मॉर्फिन का प्राइमरी रीजन रहता है। इसके अलावा मॉर्फिन जो होता है वो पेन और एंजाइटी भी डिक्रीज करता है और कुछ हद तक सिडेट भी करता है, लेकिन जो प्राइमरी रीजन होता है वो होता है ऑक्सीजन डिमांड को डिक्रीज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू असिस्ट सैक्रल एडिमा इन अ बेडरिडन क्लाइंट। निम्न में से कौन सा ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर की नर्स एक्सपेक्ट करेगी सैक्रल एडिमा असिस्ट करने को बेडरिडन क्लाइंट के अंदर। ऑप्शन ए डायबिटीज, ऑप्शन बी पल्मोनरी एम्बोलाई, ऑप्शन सी रिनल फेलियर, ऑप्शन डी राइट साइडेड हार्ट फेलियर। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी राइट साइडेड हार्ट फेलियर। हमें यहाँ पर सैक्रल एडिमा बेडरिडन क्लाइंट के अंदर दिया गया है, यह हमें राइट साइडेड हार्ट फेलियर वाली डिजीज कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सेज प्रोड्यूस्ड बाय स्टिमुलेशन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। निम्न में से कौन सा ऐसा रिस्पॉन्स है जो कि प्रोड्यूस होता है सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम के स्टिमुलेशन से। ऑप्शन ए टेकिकार्डिया, ऑप्शन बी हाइपोटेंशन, ऑप्शन सी ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन डी कॉन्स्ट्रिक्ट प्यूपिल्स। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए टेकिकार्डिया। जब भी हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर जो होता है हार्ट रेट इंक्रीज होता है और ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होता है, इसलिए ब्रेडिकार्डिया राइट आंसर नहीं है और हाइपोटेंशन भी नहीं, यहाँ पर हाइपरटेंशन का कंडीशन देखने को मिलता है। बात की जाती है अगर प्यूपिल्स की, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के स्टिमुलेशन से प्यूपिल्स डायलेट होती है। कॉन्स्ट्रिक्शन जो होता है वो हमें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में देखने को मिलता है। चलिए अब हम देखते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का शॉर्ट में हमारे बॉडी सिस्टम पर किस तरह का इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। सबसे फर्स्ट है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसका रिस्पॉन्स हमें फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। हार्ट रेट इंक्रीज करता है, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज करता है, प्यूपिल्स जो होती है डायलेटेड होती है,
स्टॉप सलाइवेशन, सलाइवेशन को कम करता है, ब्लड शुगर इंक्रीज करता है, ब्लैडर रिलैक्स होता है और इनहिबिट करता है डाइजेशन को। वहीं अगर हम बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की, तो यहाँ पर रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम देखने को मिलेगा। हार्ट रेट डिक्रीज होगी, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा, कॉन्स्ट्रिक्ट प्यूपिल्स होंगे, प्रमोट करेगा सलाइवेशन को, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा ब्लैडर को और स्टिमुलेट होगी जीआई मोटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, toxicity from which of the following medication may cause a client to see a green yellow halo around lights? ऐसी कौन सी मेडिकेशन है जिसकी टॉक्सिसिटी की वजह से हमें क्लाइंट के अंदर ग्रीन येलो हेलो अराउंड लाइट्स का कंडीशन देखने को मिलता है? ऑप्शन ए डिजॉक्सिन, ऑप्शन बी फ्रुसेमाइड, ऑप्शन सी मेटोप्रोलोल, ऑप्शन डी इनालाप्रिल। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए डिजॉक्सिन। बाकी की जो मेडिकेशंस है वो इस इफेक्ट से एसोसिएट नहीं है, तो राइट आंसर जाएगा हमारा डिजॉक्सिन का। डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी होती है जो विजुअल डिस्टर्बेंस जब होता है तो यहाँ पर ग्रीन येलो हेलो साइन देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेटाइनल फंक्शन जो होता है वो अल्टर्ड हो जाता है और कलर परसेप्शन भी अल्टर्ड होता है, जिसकी वजह से यह इफेक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन हेल्प टू एक्यूरेट असेसमेंट ऑफ जुगुलर वेन डिस्टेंशन? अगर हमें जुगुलर वेन डिस्टेंशन का असेसमेंट करना है तो निम्न में से कौन सी ऐसी पोजीशन है जो कि हेल्पफुल रहेगी? ऑप्शन ए पेशेंट लाइंग ऑन बैक एंड हेड इज एलिवेटेड एट 30 डिग्री, ऑप्शन बी पेशेंट लाइंग ऑन एब्डोमेन, ऑप्शन सी पेशेंट लाइंग ऑन एब्डोमेन एंड हेड इज एलिवेटेड एट 15 डिग्री, ऑप्शन डी पेशेंट लाइंग ऑन बैक एंड लेग्स स्लाइटली फ्लेक्स्ड इनसाइड। करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए पेशेंट लाइंग ऑन बेड एंड हेड इज एलिवेटेड एट 30 डिग्री। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी जो है सिमिलर दिख रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है पेशेंट लाइंग ऑन बैक जो होगा वो हमारा राइट आंसर है, ना कि एब्डोमेन वाला। अब हम देखेंगे कि जब भी हम जुगुलर वेन डिस्टेंशन का एक्यूरेट असेसमेंट करना है तो वहां पोजीशन जो होगी वो हमें एलिवेटेड होनी चाहिए 30 डिग्री और या फिर सेमी फाउलर पोजीशन होना चाहिए, तो हम एक्यूरेट असेसमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, dyspnea, cough and pulmonary edema are classic sign and symptoms of which of the following condition? dyspnea, cough और pulmonary edema जो है वो कौन सी डिसीज कंडीशन के अंदर क्लासिक साइन एंड सिम्टम्स है? ऑप्शन ए पेरिकार्डाइटिस, ऑप्शन बी हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन डी कार्डियक ओवरलोड। करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी कार्डियक ओवरलोड। कार्डियक ओवरलोड या हाइपरवोलेमिया जैसी कंडीशन के अंदर और हार्ट फेलियर की कंडीशन के अंदर क्लासिक साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं डिस्निया, कफ और पल्मोनरी एडिमा। पेरिकार्डाइटिस का कंडीशन जो होता है उसके अंदर जो होता है चेस्ट के अंदर फुलनेस वाली फीलिंग आती है और ऑस्कल्टेट करने पर हमें पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब फील होगा। इसी के साथ ही हाइपरटेंशन के सिम्टम्स के अंदर हेडेक और फ्लश्ड फेस जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। हमारा प्रिजर्वेशन इज द डिसऑर्डर ऑफ, प्रिजर्वेशन किसका डिसऑर्डर है? ऑप्शन ए कॉन्शियसनेस, ऑप्शन बी परसेप्शन, ऑप्शन सी मेमोरी, ऑप्शन डी थॉट। करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी थॉट। थॉट प्रिजर्वेशन डिसऑर्डर हमने साइकेट्रिक में पढ़ा है, जो कि डिस्टर्बेंसेस ऑफ फ्लो ऑफ थिंकिंग की वजह से होता है। यह जो होता है वर्बल और आइडिएशनल दोनों हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which medication is often used as a mood stabilizer in the management of bipolar disorder? बाइपोलर डिसऑर्डर के मैनेजमेंट में एज ए मूड स्टेबिलाईजर कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं? ऑप्शन ए डाइजेपाम, ऑप्शन बी हेलोपेरिडोल, ऑप्शन सी लिथियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी सर्ट्रेलिन। करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी लिथियम कार्बोनेट। लिथियम कार्बोनेट जो होती है वो मूड स्टेबिलाईजर के तौर पर इन द मैनेजमेंट ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर में दी जाती है। चलिए अब जानते हैं लिथियम कार्बोनेट के बारे में। लिथियम कार्बोनेट जो है सेम हम पढ़ चुके हैं, मूड स्टेबिलाईजर के तौर पर यूज में लेते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर। इसी के साथ ही यह मेनिया की फ्रीक्वेंसी और सिवियरिटी को रिड्यूस करता है और मूड स्विंग्स जो होते हैं उसे प्रिवेंट करने के लिए एज ए मेंटेनेंस थेरेपी भी इसे यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेंटल हेल्थ एजुकेशन इज द, मेंटल हेल्थ एजुकेशन क्या है? ऑप्शन ए टर्शियरी प्रिवेंशन, ऑप्शन बी सेकेंडरी प्रिवेंशन, ऑप्शन सी प्राइमरी प्रिवेंशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी प्राइमरी प्रिवेंशन। लेवल ऑफ प्रिवेंशन में से हमें यहाँ पर पूछा गया था मेंटल हेल्थ एजुकेशन जो है वो किस तरह का प्रिवेंशन है, तो वो प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस इन विच पेशेंट रिमेन मोशनलेस एंड म्यूट। ऐसा कौन सा कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर है जिसके अंदर की पेशेंट जो होता है वो मोशनलेस होता है, म्यूट होता है? ऑप्शन ए कंफ्यूजन, ऑप्शन बी क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, ऑप्शन सी हेल्यूसिनेशन, ऑप्शन डी स्टूपर।
करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी स्टूपर। स्टूपर के अंदर हमें मूर्ति या फिर डमी वाली कंडीशन देखने को मिलती है, वो हमारा स्टूपर कहलाता है, जिसके अंदर की क्लाइंट बिल्कुल मोशनलेस और म्यूट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, NMHP वाज इम्प्लीमेंटेशन इन इंडिया। NMHP का इम्प्लीमेंटेशन इंडिया में कब हुआ था? NMHP का फुल फॉर्म है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। ऑप्शन ए 1963, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1986, ऑप्शन डी 1982। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी 1982। NMHP लॉन्च किया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेल्यूसिनेशन इज डिफाइंड एज। हेल्यूसिनेशन को आप किस तरह से डिफाइन करेंगे? ऑप्शन ए परसेप्शन ऑफ द स्टिमुलस इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्चुअल स्टिमुलस, ऑप्शन बी परसेप्शन ऑफ a stimulus in the absence of an actual stimulus, ऑप्शन सी mistaken or misinterpretation of sense impression, ऑप्शन डी disorientation of time place in person। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी परसेप्शन ऑफ a stimulus in the absence of an actual stimulus। अब हम देखेंगे हेल्यूसिनेशन के टाइप कौन कौन से होते हैं। हमें 5 तरह का हेल्यूसिनेशन देखने को मिलता है। सबसे फर्स्ट है ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन, नेक्स्ट है विजुअल हेल्यूसिनेशन, ऑल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशन, गस्टेटरी हेल्यूसिनेशन और टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन।